हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से बीपीएससी एडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एडीओ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का योगदान महत्वपूर्ण था और बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम विभाग। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इस सरकार में जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्तमान समय में संघीय सूची के अंतर्गत टोटल 100 विषय शामिल हैं, जिसमें से मुख्य रूप से रक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार और मुद्रा, ये सब आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन दिखता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राहु। चंद्रमा, मंगल और शुक्र ये तीनों पृथ्वी से दिखाई पड़ते हैं, जबकि राहु को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं और वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को नवग्रह में एक स्थान दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बघेलखंड। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं और बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे और 1921-22 में मोतीलाल तेजावत ने भील विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, NH-31। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों में से NH-31 राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गया। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है और रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2000 में।
झारखंड बनाने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था? फिर क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1999 में। झारखंड वर्ष 1999 तक बिहार का अभिन्न अंग था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, वो भी बिहार को विभाजित करके, और इसके पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को शेरशाह सूरी ने विकसित किया था, और शेरशाह सूरी ने परगना प्रशासन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिसमें पहला था सिकदार, दूसरा था मुंसीफ, तीसरा था फातेदार और चौथा था कारकुन। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। वहाबी या सल्फी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन था, जिसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया जाता है, और भारत में वहाबी आंदोलन पटना बिहार के क्षेत्र में हुआ एक इस्लामी धार्मिक पुनरुद्धारवादी आंदोलन था, और भारत में इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती के। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी, और ये इसके पहले अध्यक्ष भी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल ने। देश में सीवेज को रोबोट की मदद से साफ करने की तकनीक विकसित करने वाला पहला राज्य केरल है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अल्टेयर। आईआईटी मद्रास ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी अल्टेयर के साथ करार करके संस्थान के इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग में $1 मिलियन के निवेश से ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब की स्थापना की है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी त्वचा का कैंसर। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण त्वचा का कैंसर पैदा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समपार्श्विक। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहन बंडल सामान्यतः समपार्श्विक, खुला, संयुक्त एवं द्विपार्श्विक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, नारियल के फलों का फैलाव होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेसोकार्प के द्वारा। नारियल के फलों का फैलाव मेसोकार्प के द्वारा होता है, और नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा और कुल एरिकेसी है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, फूल का डैश फल बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंडाशय। फल का निर्माण अंडाशय से होता है, और परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली आम के पौधों और बंदर इन दोनों की ही कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश से बना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 94%। लसिका के गैर कोशिकीय हिस्से में लगभग 94% भाग पानी होता है, और लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई
उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवोशियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एंटनी लॉरेंट डी लेवोशियर को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, नीला तोता रासायनिक रूप से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। नीला तोता या तूतिया का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है और इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्रों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके आग बुझाया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अज्वलनशील गैस है और यह अग्नि की ज्वाला को शीघ्र बुझा देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, फुलेरीन अथवा बकीबॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, जलीय विलयन जिसका पीएच 0 है होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय। पीएच जलीय या अन्य तरल विलयनों की अम्लता या क्षारीयता का मात्रात्मक माप है और किसी विलयन का पीएच स्केल पर 0 से 7 तक माप अम्लीयता को दर्शाता है, जबकि 7 से 14 तक माप विलयन की क्षारीयता को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है और यह पूरी तरह से मुख्य कण नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इस वजह से। खाना पैक करने वाले डिब्बों में जिंक की परत इसलिए नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि वह भोजन के अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया कर खाद्य पदार्थ को जहरीला बना सकता है, जबकि टीन काफ़ी कम प्रतिक्रियाशील होता है, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किसी विखंडनीय द्रव्य का उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है और अतः शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस बेहतर होगा। को ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस वजह से ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दृष्टिपटल पर। नेत्र द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है और रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुहागरी कोशिकाओं से जुड़ी रहती है, जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलियरी मसल्स के कारण। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरी मसल्स है और कॉर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। केंद्राभिमुखी बल वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है और किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है
और इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सही संबंध कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घनत्व इक्वल्स टू द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10⁻⁻15 मीटर के। फिर क्वेश्चन नंबर 38, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जूट और रुई उद्योग। विभाजन के कारण भारत का जूट और रुई उद्योग सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक नियोजन विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची का प्रावधान संविधान के 7वीं अनुसूची में है और इसके अंतर्गत शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस दौरान तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था और इस योजना में 4.5% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 4.27% थी। फिर क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6वीं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि शाख विभाग और कृषि के पुनर्वित्त तथा विकास निगम के विलय के द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 44, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मानव विकास सूचकांक किसी देश में जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर के आधार पर तैयार किया जाता है और मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 45, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है और भारत में वर्ष 2007 में सबसे पहले चलित न्यायालय की स्थापना हरियाणा राज्य में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टाउन एरिया कमेटी। फिर क्वेश्चन नंबर 47, समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की सिफारिश की थी जिसकी संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था को देश में लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और यह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा और अन्य कोई लाभ का पद ये धारण नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस वजह से प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप इसी तरह बीपीएससी एईडीओ के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।